एक महीना बचा है गाइस अक्टूबर मंथ का। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? बात कर रही हूँ एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की, जो कि आप लोगों का नवंबर मंथ में होने वाला है। उम्मीद करती हूँ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा और तैयारी भी बहुत धांसू आप लोगों की चल रही होगी। उसी तैयारी को थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो आपके इन 30 डेज में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि हम सिलेक्शन लेके बैठे हैं और आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। तो यस गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों की जब तक हेल्प करने वाली हूं जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, 3 चीजों पर बात करने जा रही हूं जो कि है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में आपको कैसे ध्यान देना है, किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है कि आपका एग्जाम आप आराम से क्रैक कर पाओ। ठीक है गाइस, एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम मैंने भी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, तो मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और मैंने अपने ये वाला वीडियो जिसमें मैंने अपने मार्क्स दिखाए हैं वो आप लोगों को काफी बार दे चुकी हूँ, इसलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो नहीं बताने वाली, वो दिखाने वाली नहीं हूँ। क्योंकि गाइस आपको पता है एक बैंक जॉब में आने के बाद से कभी आपकी पोस्टिंग कहीं होती है, कभी कहीं होती है। आप सेटअप भी देख रहे हो, मेरा इतना अच्छा सेटअप बनाती हूँ हमेशा, बट हर बार यही होता है मेरे साथ कि यार बैकग्राउंड मुझे व्हाइट ही रखना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है ना। ठीक है, वो सब मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि मैं क्वालिटी कंटेंट आपको मेन टाइम पर दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ। तो यस गाइस, देखिए मैं बात करने जा रही हूँ 3 वर्ड्स पर, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। डिटर्मिनेशन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। ये आपके अंदर तीनों होने चाहिए, बिकॉज आप एसबीआई पीओ के लिए बात कर रहे हैं। बैंक में सबसे बड़ा एग्जाम होता है एसबीआई पीओ का। वो आपसे एग्जामिनर जो चाह रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है, वो चाह रही है कि आप एसबीआई में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करो, तो आपके अंदर वो हो जो वो लोग आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन आपको क्या करना है कि भाई अगर आपने तय कर दिया ना कि एग्जाम निकालना है, तो फिर कोई आपको नहीं रोक पाएगा कि वो आपको एग्जाम निकालने से रोक पाए। ठीक है, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो एग्जाम आपसे इतनी मेहनत मांगता है। सेकंड इज फोकस। फोकस यहां देखो, ये सारा चीज यहां पर है। ठीक है, आप 2 दिन फोकस रहते हो मोटिवेशन लेने के बाद, फिर तीसरे दिन फिर आपका ध्यान हट जाता है, फिर चौथे दिन आप फोकस हो रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई इसमें लगातार चाहिए है, समय देना पड़ता है। ये नहीं कि आज ये काम है, फलाना है, ढमकाना है, यार आप उसमें लग गए, नहीं हो पाएगा। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। ये तो आपने हर जगह सुना होगा और आपने खुद भी देखा होगा यार। अगर आप किसी भी चीज में आज से नहीं, आप भाई आप हो गए होंगे, कितना भी हो तो 20-21 साल 22 साल के हो गए, ज्यादा के भी हो सकते हो, आपने खुद देखा होगा आज तक आपने जब भी कुछ ठाना होगा और उसे लगातार किया होगा तो वो आप उसे अच्छे से अचीव कर पाए होंगे, भले ही उसमें मेहनत बहुत लगी होगी। लेकिन अगर आपने क्या किया होगा, आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया, फिर नहीं किया, तो ऐसे नहीं काम चलता है और ऐसे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो ये चीजें आप लोगों को दिमाग में बिठा के चलनी है। देखो फेलियर आने हैं, इसे आप लेके चलो, उससे आपको डरना नहीं है। अपने पास्ट को भूल जाओ, जो भी आपने पास्ट में किया है, आपका कौन सा एग्जाम निकला, कौन सा नहीं निकला, किसने क्या मिस्टेक हुई, वो सब भूल जाओ। बट इसमें आपको क्या करना है वो आपको सोचना है, देखना है। स्टार्ट करती हूँ गाइस ऐसे सब्जेक्ट से जो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम करता है। उससे अब बात करती हूँ इंग्लिश से। गाइस इंग्लिश मेरा भी इतना वीक था, वीक मतलब बिल्कुल ही गई गुजरी स्थिति जिसे बोल सकते हैं, वैसा था। लेकिन फिर भी मैं वहां तक मार्क्स लाई कि 29 आउट ऑफ 30 मार्क्स मेरे आए हैं। 30 आउट ऑफ 30 तो नहीं बोलूंगी क्योंकि झूठ बोलने से आप लोगों के सामने कोई फायदा नहीं है। आप भी उस जगह पर इस समय हो जिससे हम लोग गुजर के आए, तो आपको भी पता है कि यार ये सब बातें हैं, वो सच में बातें हैं, नहीं आ पाते हैं क्योंकि उतनी ज्यादा मैं भी परफेक्ट नहीं हूं और धीरे धीरे परफेक्ट बनी, क्योंकि मेरे मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आते थे इंग्लिश में। ये स्थिति थी। कैसे हुआ गाइस, मैंने एक चीज देखी, मुझे हम लोग जो है सच्चाई पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। ये मैंने नोटिस किया कि बैंक का एग्जाम हमसे जो चाह रहा है ना, वो ये चाह रहा है कि जैसे आपकी मदर टंग हिंदी है, आप उसमें कंफर्टेबल हो, वैसे आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाओ। क्यों चाह रहा है? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। ठीक है, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं पे भी कंफर्टेबली, आप अपने इंडिया की बात कर रही हूँ, जहां पे आप बोल पाओगे और सामने वाला आपकी बात को समझ पाएगा। इसलिए वो आपसे चाहता है कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन एक लेवल उसको देना जरूरी हो जाता है कि इतने अच्छे लेवल का इसलिए देता है क्योंकि आपको भी पता है यार मार्केट में कंपटीशन है बहुत ज्यादा और सीट्स है बहुत कम, तो उसको दिग्गज ही चाहिए है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, देखो ग्रामर के लिए मैं मना नहीं करूंगी कि बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि अगर ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर वैसे भी नहीं हो पाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश बेस्ड है उस पर।
लेकिन ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि आपने 80% उसी को ही दे दिया और 20% 10% बाकी चीज को दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ग्रामर का मतलब है कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें मैं आपको बोलूंगी आप निमिषा मैम की हेल्प लेके पढ़ सकते हो। उनके YouTube चैनल पर फ्री में बहुत कंटेंट पड़ा है। उनकी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो बुक है वो आपको हेल्प कर सकती है। बुक ले लो, PDF ले लो, कहीं से भी कोई कंटेंट मिल जाए वो ले लो, या आपके पास कोई से पहले से बुक रखी है उसे आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बार पढ़ के उसे आप क्या कर सकते हो, एरर सॉल्व कर सकते हो, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन आपको क्या करना है, रीडिंग पर बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा रीडिंग पर काम करना है कि 80 to 90% आपका रीडिंग ही हेल्प करने वाला है। चाहे आपका RC हो गया, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल हो गया, सेंटेंस करेक्टर हो गया, फिलर्स हो गए, मैचिंग्स हो गए, सब में आपका रीडिंग ही काम करने वाला है। इवन स्पेलिंग एरर्स में भी कभी कभी स्पेलिंग एरर्स ऐसे आ जाते हैं कि यार लगता है ये वर्ड तो हम हमेशा पढ़ते थे, फिर भी हम आज स्पेलिंग नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है और ऐसा हुआ है मेरे साथ। एग्जामिनेशन में हुआ है, मेमोरी बेस्ड पेपर तो छोड़ दीजिए, मॉक टेस्ट तो छोड़ दीजिए, ठीक है, रियल एग्जाम में हुआ है कि लगता था यार शिट साक्षी आप इस वर्ड का स्पेलिंग अच्छे से नहीं बता पा रहे हो। तो वहां पे क्या होता है ना, प्रेशर होता है आपके ऊपर, ऐसा होता है। तो आप रीडिंग करते टाइम पे ये सब चीजें बिल्ड करोगे, जिसमें आपको स्पेलिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए, ग्रामर आपको वहां पर क्या यूज हो रहा है वो आपका ध्यान होना चाहिए, वोकैब पर आपका ध्यान होना चाहिए। और रीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से सॉल्व करवा देगा, क्योंकि आप धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। कहां से करोगे, कैसे करोगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूं, फिर से बता दे रही हूं। एडिटोरियल आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, कोई नॉवल पढ़ सकते हो, आप कोई स्टोरी बुक बच्चों की लेके पढ़ सकते हो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो, ठीक है। लेकिन अच्छी बात रहेगी अगर आप एडिटोरियल पार्ट पढ़ोगे और वो भी एक दिन में 2 अलग अलग न्यूज़पेपर के पढ़ सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2-3 एक ही न्यूज़पेपर के 2-3 अलग अलग पढ़ सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी से आना है। बार बार यही बोल रही हूं। आप क्यों होता है गाइस, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट हमारे लिए अच्छी हो जाएगी। और दूसरा वो आपका इंग्लिश में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे ना वो कहीं ना कहीं एडिटोरियल में से ही बनते हैं। तो ये नहीं मैं बोलूंगी कि आपने जो पढ़ा वो एग्जैक्ट आ गया तो आपको हेल्प हो जाएगी, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको उसको अंडरस्टैंड करने की आप धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तो आप समझ पाओगे कि ये पैरा आपसे क्या कह रहा है, इसमें जो ऑथर है उसका कहने का तरीका क्या है, वो किस टोन का उसका यूज कर रहा है कि जिसे आप एग्जाम में आप उसके आंसर को अच्छे से मार्क कर पाओ। ये आपका रीडिंग में हेल्प करेगा। तो 2 पार्ट तो हो गए, ग्रामर एंड रीडिंग। एंड थर्ड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वोकैब। वोकैब आपका भले ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका 2-3 मार्क्स का आता है तब आपको हेल्प करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वोकैब पर ही तो बेस्ड है यार। कहीं आपका एक सेंटेंस लिख के आ गया, उसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा जो एक वर्ड है वो नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि आपके वोकैब पर तो कमांड ही नहीं है, तो आप कैसे समझ पाओगे ग्रामर, कैसे समझ पाओगे रीडिंग, ठीक है। तो इसलिए आपका वोकैब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद से उसमें जो वोकैब आपने निकाली उसको एक जगह लिखा, जैसा कि मैं अपनी टू डू लिस्ट में भी बताती थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टू डू लिस्ट भी छोटी सी बताऊंगी, जिसे आपको उस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हूँ क्वांट पर। देखो गाइस, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर हमारे 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसमें से आपके एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। बाकी 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आप 80-90% अच्छे से कर पाओ, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। और नहीं तो साफ और सिंपल भाषा में मैं ये बताऊंगी कि 2 सब्जेक्ट आप अच्छे कर लो, एक थोड़ा सा कम भी है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब क्वांट की बात कर रहे हैं, क्वांट में भी 3 पार्ट होते हैं, DI पार्ट, आपका मिसलेनियस पार्ट हो गया एंड आपका हो गया अरिथमेटिक पार्ट, ठीक है। एग्जाम में आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं, 20 मिनट्स होता है आपका इस सेक्शन के लिए। उसमें आपको कैसे करना है, उसमें आपको करना क्या है, आप मिसलिनियस पे ध्यान देंगे सबसे पहले। सबसे पहले आप काम करेंगे कैलकुलेशन पर। एक छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को, कल क्या हुआ कि मैं बैंक में बैठी थी, मैंने सोचा था मैं आप लोगों को ये वीडियो देने वाली हूं। मैंने अपने बैंक में जिस रजिस्टर पे मैं काम कर रही थी उसका बीच का पेज निकाला, वहां पर मैंने लिखा सब कुछ कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगी। मैं आज पेन और पेपर पे ही आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताती, लेकिन मैं कल वहीं पे वो भूल आई यार। बस मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा हेक्टिक सा शेड्यूल हो रखा था तो मैं भूल आई, तो मैंने सोचा आज ऐसे ही बता देती हूँ। तो वही मैं अभी रिवाइंड भी करने जा रही हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए वहां लिखा था। कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को एक एक बात याद आ रही होती है तो हम नोट कर लेते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। वही मैं आप लोगों को बोलूंगी कि कैलकुलेशन स्पीड पर सबसे ज्यादा अच्छे से आप काम करेंगे। पहले स्क्वायर, क्यूब,
टेबल्स, एडिशन, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और माइनस, इस सब चीज पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए है। फ्रैक्शंस वाले जो वैल्यूज आते हैं, उसकी जो डेसिमल वैल्यूज होती है, या फिर आप लोगों के लिए जो परसेंटेज वाले वैल्यूज होते हैं, ये आपको करने ही करने हैं, जो आपके टिप्स पर आपको लर्न होने चाहिए हैं। वो आपका डीआई में, आपका सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, सब में हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाइस। इसलिए उसको तो आप कहीं से भी बना लो, बहुत सारे टीचर ने यूट्यूब पर भी दे रखा है, गूगल पर भी मिल जाएगा, तो उसको आप अपने तरीके से अपने पास नोट कर लीजिए, जो कि एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवीजन करने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद आप मिसलिनियस पार्ट यानी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, इस पे आप बहुत अच्छी कमांड बनाएंगे। एक दिन में आप 50-50 क्वेश्चंस ईच सेक्शन के लगाने वाले हैं, यानी आप 100-150 क्वेश्चंस इसके लगाओगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है तो। उसके बाद मैं बोलूंगी अरिथमेटिक पे नहीं आओ। अरिथमेटिक आपका मेंस में जरूर हेल्प करता है, लेकिन प्रीलिम्स में अगर आप नहीं भी करे हुए हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके भी बताऊंगी तरीका कैसे करना है। आप क्या करोगे, डीआई करोगे। डीआई में आपको जो 3-4 चैप्टर हेल्प करते हैं वो आपके अरिथमेटिक के होते हैं, उसको आपको करने ही करने हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड एवरेज। ये 3-4 चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, किसमें, आपका डीआई में। तो ये आपको करना है। इसका 1-1 मार्क का अगर आपका अरिथमेटिक में आ गया तो आपको हेल्प करेगा ही। ये इसलिए 30 डेज में बता रही हूँ कि आप पूरा मत करो, क्योंकि अगर सब कुछ करने बैठे तो वैसे भी नहीं हो पाने वाला है, इसलिए आपको चुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा मैं शेप देना चाह रही हूँ आपकी जो तैयारी चल रही है उसको। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी जो चैप्टर्स है आप उसको कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वांट पे, रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है गाइस, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, छोटे छोटे प्रीलिम्स लेवल वाले आपको उठाने हैं। डेली आपको 5 करने हैं, डेली डीआई भी आपको 5 करनी है। ये करने से आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप विद टाइमर काम करोगे। टाइमर की प्रैक्टिस आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करता है एग्जाम को क्रैक करवाने में। ये दोनों काम करने के बाद से आप मिसलिनियस पार्ट में जाओगे, जिसमें सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे आपको करने हैं। और इतना वास्ट सिलेबस नहीं है रीजनिंग का कि आप लोग इसमें अच्छे से नहीं कर पाओ। मेरे खुद के इसमें 35 आउट ऑफ 35 आए हैं, और अगर आपका थोड़ा सा भी आपने तैयारी कर ली तो इसमें आपके भी आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि मैम क्या ये हम इसको दे कैसे, आप एक टू डू लिस्ट बता दो जिसमें हम इसको तोड़ पाए कि किस किस तरीके से हम करें, और करंट अफेयर्स वगैरह और जीए वाला पार्ट भी किस टाइम पर करें। तो गाइस, मेरी एक टू डू लिस्ट जो मैं आपको हर दिन पर देती थी, सुबह 4 बजे उठ के आप लोगों के लिए शूट करती थी, बनाती थी, वो अभी नहीं कर पा रही हूं, लेकिन इसमें जो आपको बता रही हूँ अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि टू डू लिस्ट इस बार आपको अपनी खुद तैयार करनी है। आपको क्या करना है मैं आपको टाइम बता सकती हूँ। जैसे आप उठ गए सुबह 4:30 पौने 5 बजे आपको उठ जाना है। देखो, मैं नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से बता रही हूँ, जो लोग दिन में पढ़ते हैं, जिनका रात का स्टडी रूटीन है, या फिर जो वर्किंग है, उनको इसी को अपने तरीके से सेट करना है, इसी टू डू लिस्ट को, इसी टाइम टेबल को। आप सुबह इतने टाइम उठ गए, 5 बजे से लेके 7 बजे तक का आपका जो टाइम होना चाहिए, या तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्वांट उठा के बैठ सकते हो, क्योंकि उस समय हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। क्वांट हमारा ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा सा तैयारी करने में दिक्कत करता है। या फिर 2 चीज में स्लैश लगा के बता रही हूं, या तो क्वांट हो गया, या आपका करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया। उसका आप पीडीएफ निकाल के, और पीडीएफ आप लेंथी वाला पढ़ोगे, ये नहीं कि 50-60 पेज वाला पढ़ लिया, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वैसा नहीं आ रहा। हम वैसे भी एसबीआई पीओ के बारे में बात कर रहे हैं। देन आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक न्यूज़पेपर रीडिंग, जो मैंने आपको बोला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी ही करनी है। फिर आप लोगों को 1 घंटे का गैप लेने के बाद से 11 से 12 आप क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन के, क्वाड्रेटिक के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर आप हाफ एन आवर का गैप लेके फिर आप पढ़ने बैठ जाओगे, फिर आप करोगे रीजनिंग, क्योंकि वो हमारा सबसे ज्यादा नींद वाला समय हो सकता है, कह सकते हैं। खाना वाना खा के सब घर वाले सो जाते हैं तो हमें भी लगता है हम भी लेट ले, वो नहीं करना है आपको। उस टाइम पर आपको ना कुछ देखना है, टीवी टावी, वो सब कुछ नहीं। आपको क्या करना है, रीजनिंग लेके बैठना है, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो इंग्लिश भी लेके बैठ सकते हो। वैसे इंग्लिश उस टाइम पर बोर कर सकता है तो छोड़ भी सकते हो, इस टाइम पर आप रीजनिंग और क्वांट करो। उसके बाद फिर आप 1-2 घंटे का गैप लेके इंग्लिश करेंगे, इवनिंग में कर सकते हो इंग्लिश, ठीक है। उस टाइम पर आप वॉकअप करो, इंग्लिश के एरर्स करो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, और सबसे लास्ट में सोने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी करंट अफेयर्स के क्विजेस, इंग्लिश के क्विजेस, क्वांट के क्विजेस, रीजनिंग के क्विजेस, ये सब लगा के, मतलब ऑल्टरनेट डेज पर 2-2 लगा के सोए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मिनी मॉक आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करता है गाइस।
अब मैं आपको बता दूं मिनी मॉक की बात कर रही हूँ, और आप लोग अगर इस वीडियो को देखते देखते यहां तक आए हो, इसका मतलब आप एक एक बात मेरी सुनना चाह रहे हो और आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रही है, तो गाइस गाइडली का मैं आप लोगों को मिनी मॉक हमेशा बोलती हूँ कि दे करो, या फिर उसका लेंथी मॉक भी अच्छा है, वो लोग पीडीएफ प्लान करके आप लोगों को देते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां तो आप बीएससी कोड लगा के भी आप यूज करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से पढ़ा है और शुरू से वही रिकमेंड कर रही हूँ, तो आप उसकी हेल्प से भी काम कर सकते हो। अगर इस स्ट्रेटेजी में मुझसे कहीं भी कुछ छूट गया हो तो उसे मेरी गलती समझ के माफ कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना। वैसे मैंने अपने साइड से आपको अपना 100% बताया कि आपको इस तरीके से करना है। रही बात की मॉक टेस्ट, अगर आप नए बच्चे हो तो पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करके तब देना शुरू करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा ऐसा है कि आपने एग्जाम दे चुके हैं तो भाई अभी से ही एक दिन में एक मॉक तो एटलीस्ट दे दो, और एग्जाम से 15 दिन पहले 2-2 मॉक देना शुरू कर देना, तब जाके कहीं एग्जाम निकलेगा। और एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड